Assalamu alaikum and welcome to the new podcast. I'm your host Laiba Tanveer. Today I'm here with another exciting episode of podcast on climate risk. Pakistan's floods are now every year. Glaciers are melting at faster rate than ever. We have got no shortage of climate risk, but we are still struggling with the system to predict it, prepare for it, and actually act on time. This is exactly the scenario we are going to dig into today. And for this, I have Mr. Muhammad Tayyab, a climate and disaster expert for over 2 decades and has been working with renowned organizations like USAID, ADB, FAO, and GIZ. Assalamu alaikum, sir, and welcome to the वालेकुम सलाम। show. And I hope you. you are doing great in your life. बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप क्लाइमेट और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेके बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको ओवर द इयर्स हो चुका है सो यू हैव सीन द डिज़ास्टर्स लाइक फ्लड 2010 एंड 2022 तो अकॉर्डिंग टू यू पाकिस्तान की क्लाइमेट सिचुएशन देन एंड नाउ कितनी चेंज हुई है थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस डिस्कशन एंड दिस इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मैं आज से व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग बैक इन 99-2000 एंड आई वाज वर्किंग अक्रॉस पाकिस्तान एंड व्हाट आई हैव सीन कि पिछले 25-26 सालों में चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। आई थिंक यू मे नॉट रिमेंबर 1992 फ्लड वाज अ फेमस वन जस्ट लाइक 2010, लेकिन वो हमारे जहनों से शायद उतर गया है। फिर इसी तरह 2001 में 2001 में एक फ्लड आया था एंड देन 2010 में एक फ्लड आया था। सो फ्लड्स आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान्स इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें दरिया सिंध है या बाकी जितने दरिया हैं उसमें नेचुरली समर में हमारे सैलाब आते हैं। बट द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लड्स एंड द एरियाज जो अब उससे ज़्यादा मुतासर होने लगे हैं वो बढ़ गए हैं। सो आफ्टर 2010 द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी हैज़ इंक्रीज्ड। अगर मैं ये देखूं तो 2010-2011 हमें भूल गया। 2011 में अगेन फ्लड आया, फिर 2016-17 में आया, 2018 में आया, 2022 में आया, 2025 में आया। This was not the case before. So this is one important change that I'm seeing over the years that has happened in Pakistan and rest of the world as well. And यही चीज़ हमें परेशान कर रही है वो लोग जो क्लाइमेट चेंज के डोमेन में काम करते हैं कि अगर 2025 तक ये हुआ है तो आगे क्या होगा। एंड इसीलिए हम जैसे लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड हैज़र्ड्स एंड टू आइडेंटिफाई कि आगे होगा क्या और उससे बचा कैसे जा सकता है, उसको कम कैसे किया जा सकता है। शायद मुश्किल सवाल है लेकिन बहुत रेलेवेंट सवाल है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उससे बचा कैसे जा सकता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए जहाँ पर हमारे पास आमदन के वसाइल गवर्नमेंट के पास भी और आम लोगों के पास भी काम है। सर बचने के लिए हमारे पास एक्यूरेट फोरकास्टिंग सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हैज़र्ड होने से पहले आप उसे प्रेडिक्ट कर सकें और फिर लोकल कम्युनिटी इसको उसके हवाले से अवेयर कर सके और अलार्मिंग सिग्नल्स दे सकें। एनडीएमए के साथ आपने काफ़ी काम किया। सो व्हाट अबाउट फोरकास्टिंग सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड कहाँ पे लैकनेस आती है? फॉर एग्जांपल हम प्रेडिक्ट करते हैं लेकिन एक्शन होने तक वी हैव लॉस्ट मल्टीपल लाइव्स ऑफ द पीपल एंड लाइक ऑल ओवर क्रॉप्स का लॉस हो रहा है, आपके पास एसेट्स हैं, डिफरेंट सिनेरियोज हैं। सो वेयर इज द लैकनेस इन द डाटा, गवर्नमेंट सेटअप और व्हाटएवर? ऑल थ्री लेवल्स। गवर्नेंस में इश्यूज हैं, हमारे पॉलिसीज़ शायद अच्छी बनी हुई हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, और फिर ग्राउंड लेवल पर कैपेसिटीज़ का इशू है। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम। हमारी एक्सपेक्टेशन एज ए नेशन एज शायद एक्सपर्ट्स भी अर्ली वार्निंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हाउ आई सी अर्ली वार्निंग सिस्टम के आज से 2005 से पहले जो अर्ली वार्निंग सिस्टम्स थे वो थोड़े प्रिमिटिव नेचर के थे। अर्ली वार्निंग्स वर देयर इवन इन 1930s and 40s and 50s, बट दोज वर प्रिमिटिव नेचर। जो ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजीज़ आई हैं और 2005 और 10 के बाद आई हैं। अब उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वी आर स्टिल नॉट एट दैट स्टेज कि जहाँ पर अमेरिका जैसे मुल्क या यूरोप में जब सैलाब या कोई और क्लाइमेटिक डिज़ास्टर आता है तो दे आर नॉट एबल टू एग्जैक्टली प्रिडिक्ट द डायमेंशंस ऑफ दैट डिज़ास्टर एंड सेम इज़ फॉर अस। हम शायद उनसे काफ़ी पीछे हैं। विद इन दैट अभी अगले 5-10 साल में ये एक्सपेक्ट करना कि पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या एनडीए में दैट विल बी एन ओवर एक्सपेक्टेशन कि हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो हमें एग्जैक्टली बताएं कब कहाँ पर क्या होगा।
वो हमें गाइड कर सकते हैं, वो हमें थोड़ा सा बता सकते हैं, लेकिन शायद हमारी टेक्नोलॉजी ग्लोबली इस लेवल पर नहीं है कि हम पिन पॉइंट कर सकें। सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट ओवर एक्सपेक्टेशन ग्लोबली, जिसमें हम टेक्नोलॉजी से शायद थोड़ा ज़्यादा उम्मीदें लगाए बैठे हैं। उसमें हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैज़र्ड मैपिंग हो, हमें पता हो रिस्क कहाँ पर है और क्या क्या है। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि गिलगित बल्तिस्तान जैसे एरिया में ग्लेशियर्स हैं और ग्लोफ इवेंट्स हो सकते हैं, स्टडीज़ हो चुकी हैं, हमें पता है कहाँ पर लेक्स बन चुकी हैं और कौन सी लेक्स हैं जो वल्नरेबल हैं टूवर्ड्स कॉजिंग अ ग्लोफ इवेंट, और कौन सी शायद जहाँ पर रिस्क नहीं है। सो हमें उस तरह के टेक्नोलॉजीज़ पर शायद ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर भी हमें अपने जो भी फोरकास्ट सिस्टम्स हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। सर, जैसे आपने कहा कि गिलगित में हमारे पास ऑलरेडी प्रेडिक्टेड ग्लोफ लेक्स हैं कि जो ग्लोफ को ट्रिगर कर सकती हैं या फ्लैश फ्लड्स या इस तरह के सिनेरियोज बिल्ड कर सकती हैं। अब ये ऑलरेडी एक बिल्ट इन कम्युनिटी है, तो अब अगर फ्लड आता है तो हम उसे इवैक्यूएट कैसे करें? या आप पूरा कह रहे हैं कि हम एक कम्युनिटी को वहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट कर दें, क्योंकि हमें ये पता है कि ये रिस्क या अलर्ट जोन है? उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कम्युनिटी के पास टाइमली इंफॉर्मेशन रहे। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कम्युनिटी विलिंग नहीं होती, तो हमारी कम्युनिटी की अवेयरनेस और कैपेसिटी जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि हम कम्युनिटी को इस बात पर वो करें। हमारे पास ठट्ठा जैसे जो जहाँ पर लीड टाइम जिसे हम कहते हैं वो दिनों के हिसाब से है, जबकि जीबी जैसे या चित्राल स्वात जैसे हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर घंटों के हिसाब से भी शायद लीड टाइम नहीं है। ठट्ठा, बदीन एंड बाकी ऐसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों को इस बात पर लेकर आना कि वो अपने एरियाज को छोड़कर जाएं, बिकॉज वी हैव इंफॉर्मेशन कि यहाँ पर फ्लड हिट करेगा, बट दे आर स्टिल नॉट लीविंग देयर स्पेस, एंड उस वजह से ज़्यादा कैजुअलिटीज होती हैं। सो Obviously they have built in their lives there ना, मतलब पूरी जमा पूंजी उन्होंने अपनी वहाँ लगा दी है। So how you can मैडम, like अगर आपके घर पर खुदा न खासा अल्लाह ना करे या मेरे घर पर अगर कोई तूफान टूटने वाला होगा, तो शायद मैं सबसे पहले अपने बीवी बच्चों को हाथ Evacuate पकड़कर करवाऊंगा। बाहर इमीडिएटली भागूंगा और ये नहीं सोचूंगा कि मेरे कहाँ पर कौन सा बस्ता कौन सा लैपटॉप है, वो मैं नहीं। सो वो आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन शायद हमें बहुत बेसिक ज़बान में लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि जब सैलाब आता है तो ये नहीं देखता कि मेरी यहाँ पर कब्रिस्तान है, मेरे आबा व अजदाद है या मेरी ज़मीन या फसल लगी हुई है और वो नुकसान होगा तो तैयब हो। सो दैट इज़ नॉट द गेम। द एक्चुअल थिंग इज़ कि हमें ज़िंदगियाँ बचानी है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इससे पहले हमें ये देखना है कि हम उन कम्युनिटीज़ को से पहले ही कम्युनिटीज़ तक सैलाब पहुंचने से पहले ही कैसे कम्युनिटीज़ को महफूज बना सकते हैं। दैट इज़ रिस्क रिडक्शन। जो आप बात करी हैं वो एक तरह से रिस्पांस की तरफ चला जाता है कि डिज़ास्टर तो आ गया है, अब लोगों को कैसे बचाया जाए। सो रिस्क रिडक्शन में हम कुछ और चीज़ें ऐसे कर सकती हैं जहाँ पर लोगों के पास फॉर एग्जांपल उनकी कम्युनिटीज़ के घर, उनको ज़्यादा बड़े ऊंचे बेड्स पर, उनको जो सिंध में जनरली कम है लेकिन अब रुझान बढ़ रहा है। इसी तरह से हमारे जो नॉर्थ में हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग कोड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है जिसके अंदर कोई हमारी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, जो हमारे गवर्नेंस का एरिया है जिस पर फोकस करने की ज़रूरत है। देन दूसरा एक और है लैंड यूज़ एंड लैंड यूज़ चेंज। जब हमारी सोसाइटीज़ बनती हैं, गांव बनते हैं और वो गांव आहिस्ता आहिस्ता ओवर पीरियड ऑफ टाइम टाउन्स में या शहरों में बदलने लगते हैं, तो हमने कभी नहीं सोचा होता कि ये एरिया किस काम के लिए मुनासिब है। कुछ एरिया हैं जहाँ पर हमने शहर बनाने हैं या गांव बनाने हैं और वो वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर सैलाब नहीं आते, तो ठीक है। लेकिन स्मार्ट सिटी प्लानिंग स्मार्ट और सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लैंड यूज़ आपको पता होना चाहिए ये ज़मीन किस लिए है। यहाँ पर सैलाब आता है, ओके, यहाँ पर हम खेती बाड़ी तो कर सकते हैं या यहाँ पर माइनिंग कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ और कर सकते हैं, यहाँ पर घर नहीं बना सकते बिकॉज यहाँ पर सैलाब का बहुत बड़ा खदशा है। बिल्कुल सही। या कोई और ज़मीन है जहाँ पर फॉर एग्जांपल किसी और पर्पज़ के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, वो एलिवेशन कितनी है, वहाँ पर रिस्क कौन कौन से हैं, उसके मुताबिक उसका इस्तेमाल करें, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। फिर इसी तरह से शहरों का बढ़ता हुआ जो हुजम है वो बहुत ज़्यादा है। कराची, लाहौर, हमारे शहर बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन वहाँ पर भी लैंड यूज़ प्लानिंग का कॉन्सेप्ट उतना अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा जिस पर हमें हमारी हुकूमत को फोकस करने की ज़रूरत है।
बिल्कुल सही। अब एआई जियो नेविगेटर्स में हम ये ज़्यादा करने की कोशिश करें कि हम रिस्क असेसमेंट पहले कर सकें। कहीं पे भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ट हो रहा है या कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो हम उसे रिस्क असेसमेंट बताएँ कि यहाँ पे ऐसे हैज़र्ड्स हैं एंड यू हैव टू सस्टेन दिस। मूविंग फॉरवर्ड सर, यू हैव वर्क इन वल्नरेबल कम्युनिटीज़ लाइक गिज़र में आपने काम किया, उमरकोट में, डेरा इस्माइल खान में। आपको कैसा लगा कि जो एक विलेज है वो कितना वल्नरेबल है और अब वो प्रिपेयर हो चुका है कि डिज़ास्टर को टैकल कर सके व्हाइल वर्किंग देयर? या आप हाउ यू कैन इम्प्लीमेंट अपनी पॉलिसीज़ वहाँ पे आप कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ये कहना कि कोई गांव जो है वो फुली प्रिपेयर्ड हो गया हो, शायद ओवर स्टेटमेंट होगी। मुख्तलिफ़ इदारों ने, हमने मुख्तलिफ़ एरियाज़ में काम किया, जैसे आपने गज़र का नाम लिया, गुजाल, हुंज़ा, अस्तोर एंड डाउन स्ट्रीम अगर हम देखते हैं तो डेरा इस्माइल ख़ान है, मर्दान स्वाबी हैं, दैन नीचे सिंध के, हमारे पंजाब और सिंध के डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बट आई थिंक कि शायद अभी उस जगह पहुंचने से कि हम ये कह सके कोई गांव मुकम्मल तौर पर महफूज होगा, उससे काफ़ी दूर हैं अभी हम। और उसमें पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज़ भी हैं, उसमें कैपेसिटीज़ के इश्यूज़ भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल और प्लानिंग के इश्यूज़ भी हैं, और रिसोर्सेज के इश्यूज़ भी हैं। जो मेरा ख़्याल है वो ये है कि अभी अगर हम देखें तो कुछ इदारे जैसे आगा खान एजुकेशन, आगा खान एजेंसी फॉर हैबिटेट, फोकस और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, ओवरऑल वो जीबी में काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। और कुछ कम्युनिटीज़ में उन्होंने काफ़ी अच्छे कम्युनिटी एमरजेंसी रिस्पांस टीम, सर्स या वर्ड्स, विलेज एमरजेंसी रिस्पांस टीम्स और उनके VDRMCs बने हुए हैं। अगर हम उनको देखें तो हमें लगता है कि चलें ये थोड़े बेहतर हैं, बट मैं ये नहीं कह सकता कि वो भी फुली प्रिपेयर्ड हैं और वहाँ पर रिस्क को कंट्रोल किया जा सके, ऐसा अभी नहीं है। हम उस स्टेज से काफ़ी दूर हैं। उस पर हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम, कम्युनिटी लेवल पर पॉलिसी टू इम्प्लीमेंटेशन, कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज तक, ये सारी चीज़ें भी करनी हैं। ज़्यादा मुझे जो इस वक्त मसला लग रहा है वो ये है कि हमारा जो NDMA है, स्प्लेंडेड इंस्टीट्यूट माशाल्लाह, उसके बाद हमारे पास प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ एंड दे आर डूइंग अ लॉट। जब हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं तो DDMUs या DDMS जो हैं वो अभी प्रिपेयर्ड नहीं हैं। पॉलिसी लेवल पर सबसे बड़ा इशू ये है कि उनके पास जो फंड आते हैं ADCR के पास, ADCR के पास जो फंड्स हैं वो बाज़ औक़ात अच्छे खासे फंड होते हैं, बट टेक्निकली दे कैन नॉट स्पेंड दैट अमाउंट बिफोर द डिज़ास्टर। Okay. They can only spend that amount when a disaster hits. And that is not anticipation, that is not risk reduction. इसके अलावा DC साहब के पास या डिस्ट्रिक्ट के पास कोई बहुत ज़्यादा फंड उससे पहले के लिए नहीं होते जो एलोकेटेड हों इस काम के लिए, कि पता है कि यार यहाँ से फ्लड आना है और उसने यहाँ पर हिट करना है, तो वेट क्यों करें, हम पहले से उसके लिए कोई इलाज ढूंढ लें। वो अभी है नहीं, और जब वो नहीं है तो उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान होता है। फिर हम वेट करते हैं कि वो आए, नुकसान करे, उसके बाद से अगरचे थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। अक्सर हमने चित्राल में देखा है DC साहब ने अपने सवाबदीदी फ़ंड से कुछ थोड़े से पैसे वहाँ पर रखे हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, लेकिन जनरली उनके हाथ भी बंधे होते हैं बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी ही यही है। तो वो हमारा 1958 का कैलेमिटी एक्ट है, उसी की कंटिन्यूएशन के अंदर जो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के वो हैं, वो भी अभी चेंज नहीं हुए। सो उसमें NDMA ने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नेंस में अभी हमें काफ़ी काम सर, फंड रिलीजिंग की जो टेक्निकलिटी की बात करें कि जब डिज़ास्टर हिट करेगा तभी वो मनी रिलीज़ करेंगे, इसके पीछे क्या मेन थीम है कि या तो आप पहले रिलीज़ कर दें ताकि थोड़ा मदद हो सके लोगों की, सही है, प्रिपेयर्ड हो सके, रिडक्शन हो सके, लेकिन अगर उसी टाइम पे हिट करने के बाद आपने मनी रिलीज़ करना है, देन व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट मनी? और दूसरा, इसके पीछे फंड ये जो हमें कर रही होती है फंडिंग, NGOs जो हैं ये इंटरनेशनल हैं, नेशनल लेवल पे हैं, या इनका क्या पीछे बैक एंड होता है? अच्छा, उसमें अगर मैं, चूंकि ये गवर्नमेंट की फ़ंड की बात हो रही है, हम इंटरनेशनल NGOs की बात नहीं कर रहे, वो जनरली वो पहले ही फंडिंग की एलोकेशन कर देते हैं। ठीक है। जो गवर्नमेंट की फंडिंग है उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो एक पर्टिकुलर एक्ट के तहत, लॉ के तहत, और फिर उसके अंदर रूल्स ऑफ बिजनेस और फिर उसकी पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स होते हैं उसके, उससे वो हिल नहीं सकते। उसमें उनकी कोई वो नहीं है, जब तक वो हमारे लॉ मेकर्स जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो उस चीज़ को चेंज नहीं करेंगे, वो हम नहीं उसको DC साहब को उसके सामने हम बहुत कुछ कह दें, वो नहीं कर सकते, बिकॉज ही इज़ वर्किंग अंडर अ पर्टिकुलर प्रोसीजर एंड प्रोसेस, रेगुलेशंस हैं उनके। सो वो, और
अगर हम देखें तो डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का जो प्रोसीजर, जो कॉन्सेप्ट है, ये तकरीबन 10-15-20 साल पहले स्टार्ट हुआ, पर्टिकुलरली जब एशियन सुनामी आई थी 2005। बिल्कुल। दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट जहाँ पर लोगों ने सोचा कि यार हम रिस्क रिडक्शन पर जाएं, और रिस्पॉन्स हम ज़रूर करें लेकिन हमारा फोकस रिस्क रिडक्शन हो। अब हमने ये देखा कि जो 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 रिस्क रिडक्शन पर INGOs या बाकी इदारे तो आ गए हैं, और इसमें AIGO जैसे इदारे जो हैं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस तरह के उसमें, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो अभी तक खुद को अलाइन नहीं कर सकी। अभी भी वो रिस्पांस के मेंटालिटी में चल रही है। पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो फंडिंग अवेलेबल होती है वो रिस्पांस की मेंटालिटी के साथ चल रही है, और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अंदर चेंजेस नहीं हैं। And until we make changes at each province level, provincial assemblies have to take up, and then the department has to take up, and to make sure कि उस तरह की चीज़ें हैं। Then the second one is, जो मैं बिल्डिंग कोड की बात करूँ, इसी तरह तमाम जितने इदारे हैं जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट है या IRSA है या और मुख्तलिफ इदारे हैं जो पानी या मुख्तलिफ नेचुरल रिसोर्सेज के हवाले से काम करते हैं, तो वहाँ पर, या इवन फॉर एग्जांपल आई वाज इन मदियन फ्यू डेज अगो एंड आई वाज सीइंग कि वो जो ख्वाड़ हम पश्तो में कहते हैं, छोटा नाला या छोटा सा दरिया होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जब फ्लड आता है तो अपने साथ बहुत ज़्यादा मलबा लेकर आता है, वो भर जाता है, एंड डिस्ट्रिक्ट अलाउ करता है कि वहाँ से मलबा उठाया जाए या ना उठाया जाए। लेकिन जब वो हो रहा होता है वो काम, हम देख रहे होते हैं कि वो एक मसला ख़त्म कर रहे हैं, एक और मसला बना रहे हैं। बिल्कुल। बिकॉज दे आर नॉट साइंटिफिकली ट्रेंड कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको ठेका मिला है उसको बताया जाए कि भाई आपने कहाँ से मलबा उठाना है और कहाँ से नहीं उठाना। एंड दैट इज़ द रीज़न कि जब नेक्स्ट फ्लड आता है तो वो मूव होता है उस तरफ जहाँ पर नहीं होना चाहिए। सो दीज वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें गवर्नेंस के लेवल पर, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको ट्रेन करना चाहिए और वहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए। सो इट्स नॉट ओनली NDMA, इट्स नियरली ऑल द डिपार्टमेंट्स इनको हमें ट्रेन कर, ऑल द डिपार्टमेंट्स प्लस लोकल पीपल को आप जितना ज़्यादा अवेयर कर सकें। जी। चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम आई एंड देन कलेक्टिवली वी में जाते हैं हम लोग। सर आपने बहुत ज़्यादा काम किया, REDD+, फॉरेस्ट फायर, कार्बन स्टोरेज एंड एवरीथिंग। अभी हम फंड्स की ही बात करें और मनी, हाउ डू यू थिंक कि पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर क्लाइमेट फाइनेंसिंग, और ये जो हमारे पास कार्बन एमिशंस के ऊपर जो एक बात चल रही है आजकल, बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है क्लाइमेट फाइनेंसिंग, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अच्छा, कार्बन एमिशन के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन शायद 0.78%, लेस देन 0.8% ग्लोबली है। बिल्कुल। उसमें जो हम अगर देखें तो 2016 या 2018 में पाकिस्तान adopted the national REDD+ strategy, and I think formally approved by the cabinet, federal cabinet in 2021. That is reduction in emission through deforestation and forest degradation. तो वो जो पॉलिसी है वो हमारे जो मिटिगेशन साइड है तो उसको तो वो एड्रेस कर रही है। जो हमारा ज़्यादा इशू है वो एडाप्टेशन का है कि ओके अब हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल हमने 2025 में देखा कि गिलगित सिटी का टेम्परेचर रिकॉर्ड सतह तक गया जो कभी नहीं हुआ, और आपने देखा होगा कि आप गर्म हवा ऊपर को उठती है। बिल्कुल। तो जब हीट आइलैंड का इशू हुआ था पिछले साल, तो उसके बाद हमारे पाकिस्तान में काफ़ी सारे फ्लड्स के और ग्लोफ के इवेंट्स हुए थे। 2025 वाज एन एग्जाम्पलरी काइंड ऑफ ईयर जहाँ पर हमने बहुत सारे इश्यूज देखे। बिल्कुल। एंड उसके अंदर हम देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस कैसे कंट्रीब्यूट करें। बट इट्स नॉट ओनली पाकिस्तान, इट्स ऑल्सो हमारे हमसाए में इंडिया है, चाइना है, वो दो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका और बाकी रीजन्स में भी हो रहा है। बट जहाँ तक अब इससे हम कैसे निकलें वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑब्वियसली इमिशन रिडक्शन ही है। दूसरा जो आपके क्वेश्चन का पार्ट था दैट वाज अबाउट क्लाइमेट फाइनेंस। So Pakistan has received some funding. सिंध में हमने देखा है मैंग्रोव्स में, प्लस हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज हैज़ एक्चुअली पिछले दिनों ही GCF और इस तरह की चीज़ों के लिए अपनी अलाइनमेंट कंप्लीट की है। बिल्कुल। विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव। और हम एक एडवांटेज पर चले गए जो पिछले 10 साल से हम काफ़ी लैग कर रहे थे। इंडोनेशिया और कुछ और ममालिक उससे काफ़ी बेनिफिट कर रहे थे। बिल्कुल। सो विद इन दैट मेरा ख्याल है कि हम उस पोजीशन में आ गए हैं। शायद कुछ प्रोसीजरल चीज़ें रहती हों, अदरवाइज़
GCF है, लॉस एंड डैमेज फंड है, जहाँ पर हम फाइनेंसिंग को हम एक्सेस कर सकते हैं। द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मुझे एक और चीज़ लगती है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज में टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लेकर आना होगा। हमें मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इस फोरम के वसातत से मैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने पैनल के ऊपर जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, जो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट और इस तरह की चीज़ें हैं, वो उनका एक GCSIC है, स्प्लेंडेड वो काम कर रहे मिस्टर हैं, आरिफ साहब आरिफ वहीद साहब एंड उनकी टीम। इसी तरह से मिनिस्ट्री के अंदर भी काफ़ी सारे लोग हैं, बट इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हैवी। करेक्ट, हमें उसको टेक्निकल हैवी साइड पर लेकर आना ऑब्वियसली होगा। टेक्निकल चीजें हम जब तक टेक को इन्वॉल्व नहीं करेंगे वी कांट कॉप अप विद दिस। यू हैव आल्सो वर्कड इन मतलब डिफरेंट रीजन्स में, जैसे गिलगित बल्तिस्तान में और चित्राल में आपने काम किया जेंडर के ऊपर भी, कि हाउ जेंडर इज अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, और क्या जो क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं जो ऑन गोइंग हैं वो कौन से जेंडर को स्पेसिफिकली प्रॉफिट दे रहे हैं, या उसके लाइक ऑप्टिमिस्टिक एक व्यू पॉइंट है हमारे पास। कुछ स्टडीज़ मैंने की हैं और उसमें आई फाउंड कि क्लाइमेट चेंज इज़ डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्टिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ क्लाइमेट चेंज को थोड़ी देर के लिए साइड पर कर दूं, तो GB चित्राल का आपने नाम लिया, तो वहाँ पर टेम्परेचर सर्दियों में वैसे ही -10 के आसपास, -15, एंड एट टाइम्स मैं पिछले कुछ महीने पहले आई वाज इन ताऊस, एक छोटा सा यासीन का गांव है, वहाँ पर टेम्परेचर -24 था जब मैं वहाँ था। अब वहाँ पर सर्दियों में लोग क्या करते हैं कि जो मर्द हैं वो अपनी मेहनत मजदूरी के लिए या बिजनेस के लिए या अदरवाइज यहाँ आ जाते हैं, ख़वातीन वहाँ पर होती हैं। एक अदरवाइज भी GB और चित्राल से लोग जो हैं वो हमारे डाउन कंट्री आते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा प्रोपोर्शन मर्दों का है, जो ख़वातीन हैं वो वहीं पर हैं। अब काफ़ी सारे केसेस हमारे सामने आए जिसमें खातून घर में है, फ्लैश फ्लड आया, फ्लैश फ्लड आपको टाइम ही नहीं देता, करेक्ट, एंड उसमें बच्चे जो हैं वो घर में हैं और खातून खेत में है। अब वहाँ से वो खातून भागी है, एंड ये मैं कोई कहानी नहीं सुना, द एक्चुअल केस है, एंड दिस वाज इन गिजर डिस्ट्रिक्ट। ओके, वो भागी है अपने बच्चों के पास, बाय दैट टाइम द फ्लैश फ्लड हैड कट ऑफ द, और वो बच्चे घर में अंदर बंद थे, खातून ने हिफाजत के लिए बाहर से बंद किया हुआ था। सो ये 2 केसेस थे जिसमें एक में बच्चों की डेथ हो गई थी और दूसरे में बड़ी मुश्किल से बच्चों को बचाया जा सका था। उसमें कुछ लड़के जो थे वो कूद कर गए घर में और बच्चों को निकाला। सो दिस इज़ द पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डायमेंशन, जहाँ पर क्लाइमेट चेंज जब डाइसेक्ट करता है तो देन प्रॉब्लम ख़वातीन को और बच्चों के लिए ज़्यादा बनते हैं। प्लस उसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ कि न्यूट्रिशन के हवाले से हमारी GB में मेरी ऑब्जर्वेशन है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्टिविटी तकरीबन एटलीस्ट 50% रिड्यूस हो चुकी है पिछले 5 से 10 साल के अंदर। दैट मीन्स अ लॉट कि आपकी आमदन, पहले इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपकी आमदन कम हो रही है, ख़ुसूसन एग्रीकल्चरल इकॉनमी में। तो हमें सोचने की ज़रूरत है, वो कीड़े जो हमने कभी देखे ही नहीं थे वो वहाँ पर आ रहे हैं। बट इन द सेम वे अगर हम इसको देखें तो स्वाद में वो फल जो पहले हमने नहीं देखे थे वो पिछले 10-15 साल में उन एरियाज़ के अंदर आ रहे हैं। एप्पल, एप्रिकॉट वो ऊपर के रीजन्स में आ रहे हैं, नीचे के रीजन में कुछ और चीज़ें फल आ रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी साथ में आ रही हैं। बट ब्रॉडली इट्स मोर ऑफ एवरीथिंग हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट। जी। सो अब जैसे आपने बात की कि वुमेन एंड चिल्ड्रन आर द हिट लिस्ट, मतलब अगर हम डेमोग्राफिक लिहाज से क्लाइमेट इम्पैक्ट देखें सर, तो फिर जो हम लोग इवैक्यूएशन, प्रिपेयर्डनेस और ये सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं, लाइक प्रिकॉशनरी मेजर्स सिखाते हैं कि अगर कोई फर्स्ट एड जैसे हम सिखाते हैं, तो अगर हम फ्लड से बचने के लिए दिखा दें, तो आपको लगता है कि हमारी हिट ऑडियंस जो है वुमेन और चिल्ड्रन ही होने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ मेल फिगर ओनली? मेरे ख्याल में सबको होना चाहिए फोकस ख़वातीन पर, बिकॉज वो घरों में होती हैं, उन एरियाज़ में होते हैं जहाँ पर फ्लड के जनरली मर्द अगर फॉर एग्जांपल हम देखें तो वो कहीं दिन के टाइम में मजदूरी के लिए किसी और जगह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग या माज़ूर अफराद। उसमें हमें हमारा फोकस डेफिनेटली इन पर ज़रूर होना चाहिए। बट मेरा ये पर्सनली ख्याल है कि पाकिस्तान की पावर जेंडर से रिलेटेड जो पावर डायनामिक्स है उसमें जब तक हम मर्द को ये नहीं सिखाएंगे कि ख़ातून जो है
शी इज़ एन इक्वल पार्टनर और उसको डिसीजन मेकिंग का मैं एक एग्जांपल दूंगा। खैबर एजेंसी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अ फ्लड, एक खातून घर में है, फ्लड आया हुआ है और लोग उसे कह रहे हैं बाहर निकलो, और वो बाहर नहीं निकल रही है और वो कह रही है मुझे मेरा हस्बैंड इजाज़त नहीं देगा तो मैं बाहर नहीं निकलूँगी। Oh my God. ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमें मर्द को समझाने की ज़रूरत है कि शायद हमने अपनी ख़वातीन को कल्चरल बाउंड्रीज़ में इतना बंद कर दिया है कि जहाँ पर उसकी अपनी ज़िंदगी की वो दाव पर लगी होती है, वहाँ पर भी वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रही होती है। वो हमारी एक ओवरऑल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत। आई वुड से कि हमें सब पर काम करने की ज़रूरत है, माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, एंड ऑल्सो a bit focus more on this risk reduction. Okay, we are done with the first round. Now we are jumping into second round, that is rapid fire, and you have to just answer in word, instinct answers. One region in Pakistan you'd flag is the most under-monitored climate risk region. GB and Chitral. Okay. Anticipatory action or emergency response? Anticipatory. Great. One word for Pakistan's current disaster preparedness. Governance, improve governance. So true, so true. The most overused term in climate and development sector. Climate finance. Okay. Everybody is using it. हमें पैसा एक भी नहीं मिलता या बहुत थोड़े मिलते हैं। Or we don't have that technicality. या अभी हम paperwork. गवर्नेंस लेवल पर शायद हम पिछले कुछ साल बिल्कुल भी रेडी नहीं थे। हम टर्म यूज़ करते थे, पैसे नहीं मिलते थे बिकॉज हमारे कार्बन रजिस्ट्री नहीं थी, हमारे और इस तरह के इश्यूज थे जिसकी वजह से पैसे आते नहीं थे। So true. One climate policy you'd change overnight if you could. Land use policy. I am so मुझे नहीं पता कौन कौन सी डिफरेंट पॉलिसीज को चेंज करना पड़ेगा, बट हमारे शहरों का वी शुड गो वर्टिकल, वी शुड नॉट गो हॉरिजेंटल। हमारे इस्लामाबाद जैसा छोटा शहर जो है वो आपका बहरिया टाउन पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सो हम अपनी बहुत फर्टाइल और बहुत अच्छी ज़मीन को यूज़लेस काइंड ऑफ चीज़ों में हम वो यूज़ कर रहे हैं। सो आई वुड से कि हमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आफ्टर गवर्नेंस, इट्स द लैंड यूज़ प्लानिंग and building codes. After all, land पे एक finite resource है ना, एक दिन उसे replenish होना है। Exactly, हम ज़मीनों पर सोसाइटियाँ बनाते जाएंगे। And what we will eat. फितरत बुखारी कहते हैं कि लाहौर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि एक दिन पंजाब इसका दारुल खिलाफा होगा। So हम सोसाइटियाँ बनाते जा रहे हैं बड़े शहरों के इर्द-गिर्द, and that is not the case. One advice you want to give Pakistan's policymakers regarding climate? हमें बाहर की फंडिंग को नहीं देखना चाहिए, हमें अपनी गवर्नेंस को बेहतर करना चाहिए। We should self-sustain. हाँ, बिकॉज बाहर की फंडिंग आती है, ओके अच्छी बात है, लेकिन दैट शुड नॉट बी आवर प्राइमरी प्रायोरिटी। हमारी अपनी प्रायोरिटी, हमारी अपनी गवर्नेंस, इम्प्रूव्ड गवर्नेंस होनी चाहिए, एंड कनेक्ट विद द लोकल पीपल। उनके पास जो नॉलेज है, जो बाबा जी होते हैं उनके पास जो नॉलेज होता है वो शायद हमारे बहुत सारे, मेरे पास भी शायद नहीं है, और वो जो गांव का जो एरिया है उसको वो वही बाबा जी ज़्यादा बेहतर समझते। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर मोहम्मद तैयब। अगर मैं इस पूरी पॉडकास्ट को समराइज़ करूँ तो हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स की तरफ। हमें वुमेन और मेल माइंडसेट्स को चेंज करने की ज़रूरत है। पॉलिसी मेकर्स में मज़ीद अच्छी पॉलिसीज़ लाने की ज़रूरत है। सो इट वॉज सच एन आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन विद यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। बहुत शुक्रिया। थैंक यू एंड ऑल्सो टू द AIGO. Thank you so much. Thank you so much. And to everyone listening, this was the conversation. And this is exactly the knowledge we want to share at AIGO Navigators podcast platform. Stay tuned. Stay with us for the most exciting and more appealing podcast ahead.